नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरेश वाधवन। एक ट्रस्ट सोसाइटी सेक्शन 8 कंपनी के तौर पर आप एक एनजीओ चलाते आ रहे हैं। एनजीओस का जो ऑक्सीजन होता है वो होती है डोनेशंस, ग्रांट्स, सीएसआर ग्रांट्स। तो बहुत बार होता है इन डोनेशंस को, ग्रांट्स को परस्यू करने के लिए, इन डोनेशंस ग्रांट्स को हासिल करने के लिए आप बहुत बार बड़े बड़े कंपनियों को, बड़े बड़े हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स को, लिस्टेड कंपनीज को, जिनके पास सीएसआर के फंड्स हैं, इनको आप अप्लाई करते हैं, इनको आप अप्रोच करते हैं। आपने पिछले 2-3 साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दिए हैं, सारे रजिस्ट्रेशंस आपके पास है जिनकी कॉपीज आपने दी हैं। लेकिन इसके बाद होता क्या है? इसके बाद होता यह है कि आपको सामने से कोई यस नहीं मिली। ऐसा क्या हुआ कि आप डोनेशंस, ग्रांट्स लेने के लिए सीएसआर कंपनियों को, लिस्टेड कंपनियों को, बड़ी बड़ी कंपनियों को, कॉर्पोरेट्स को आप अप्रोच करते हैं, लेकिन आपके ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को पढ़ने के बाद वहां से आपको कोई जवाब नहीं मिलता। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसे कारण बताऊंगा जो इस नो के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जो आपको जवाब नहीं आता है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। आप इन कारणों को सुनेंगे। अपने जो आप फिलहाल अपने ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आप साल दर साल साइन कर रहे हैं, आज इन कारणों को आप अपने ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जरूर ढूंढेंगे और मुझे बताएंगे कि ये 5 कारण आपके ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो आप साल दर साल साइन करके सजाते जा रहे हैं, इनमें है या नहीं है। और मैं आपसे एक वायदा और कर सकता हूं कि आज के बाद यदि आप अपने ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इन 5 एरियाज में इंप्रूवमेंट कर लेंगे तो आपके एनजीओस को डोनेशंस, ग्रांट्स, सीएसआर ग्रांट्स मिलने की जो प्रोबेबिलिटीज हैं, जो पॉसिबिलिटीज हैं, जो संभावनाएं हैं, वो कई गुना बेहतर हो जाएंगी। ये वायदा मैं आपसे जरूर कर सकता हूं। तो क्या है वो 5 पॉइंट्स जिनकी वजह से आपके एनजीओस के पास एक्सपीरियंस है, आपके एनजीओस के पास सारे रजिस्ट्रेशंस भी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम गलती कर रहे हैं। हमारे ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को पढ़ के इन सीएसआर कंपनीज को, इन कॉर्पोरेट डोनर्स को एक कॉन्फिडेंस आपके ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इंस्पायर नहीं करते। जब भी ये सीएसआर कंपनियां आपके एनजीओ के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को पढ़ती हैं, एक कॉन्फिडेंस इंस्पायर होता ही नहीं है कि आप सचमुच में चैरिटी कर रहे हैं। तो क्या है वो कारण? इन कारणों को आइए शुरू करते हैं। नंबर 1, एक एनजीओ होने के नाते आपके एनजीओ का काम है पब्लिक चैरिटी करना, चैरिटेबल एक्टिविटीज करना, रिलीजियस एक्टिविटीज करना। आपके एनजीओ में क्या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहे हैं? तो यकीन मानिए आप अपने ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कभी बना ही नहीं सकते थे। ये आपके एनजीओ के बेसिक जो फाउंडेशन है उसके अगेंस्ट है। बहुत सारे एनजीओ अपने ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टेटमेंट बना रहे हैं। तो ध्यान रखिए, आपके एनजीओ में आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है। Preparing and signing profit and loss account as a part of the audited financial statements of your NGO is itself self-destructive to the claim of your NGO. Profit and loss account बनाती हैं कमर्शियल कंपनियां जिनका मकसद होता है प्रॉफिट कमाना। जो कंपनियां माल बेचती हैं, ट्रेडिंग कर रही हैं, मैन्युफैक्चरिंग कर रही हैं, इनको बनाना चाहिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसके विपरीत एक एनजीओ को हमेशा ही इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना चाहिए। तो इस एक चेंज से आपके एनजीओ में बहुत बड़ा बदलाव आ जाएगा, लोगों के माइंडसेट में बदलाव आएगा। जो आपके रीडर्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, वो आज के बाद आपके एनजीओ को ये 5 जो पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूं, इनको यदि आप अपने ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इनकॉर्पोरेट कर लेंगे, वायदा कीजिए मुझसे 31 मार्च 2023 को जो फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ है, उसके जो ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आप बनाने जाएंगे इस बार, तो उसमें 5 गलतियों को जरूर इंप्रूव करेंगे, यदि है तो। दूसरा पॉइंट है, आप अपने एनजीओ में इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट में प्रोजेक्ट एक्सपेंस नाम से कोई भी आइटम दिखा ही नहीं रहे हैं। आपके लिए हर चीज एक खर्चा है। जो क्वालिटी ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है वो कहीं ना कहीं आपके ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में मिसिंग है। अब ये सीएसआर कंपनियां क्या करती हैं? ये सीएसआर कंपनियां आपको प्रोजेक्ट स्पेसिफिक ग्रांट देती हैं। हर डोनर को यह बात जानने का हक है कि अगर उसने आपको 1 रुपए की ग्रांट दी थी, डोनेशन दी थी,
तो उसका कितने पैसे, 60 पैसे, 70 पैसे, 40 पैसे या 85 पैसे, उसमें से कितने पैसे आपने उसके प्रोजेक्ट में लगाए हैं, ये जानने का हक तो हर एक को है। तो आपको ध्यान रखना है प्रोजेक्ट एक्सपेंसेस, आपके इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में प्रोजेक्ट एक्सपेंस नाम से इस तरफ डोनेशन, इस तरफ उसका रेलिवेंट एक्सपेंस। अब होता क्या है, बहुत बार मैं आपको एक उदाहरण के तौर पर समझाता हूं। एक एनजीओ को 1 करोड़ रुपए की ग्रांट दी गई कि आप कोई एक बड़ा प्रोजेक्ट कीजिए, और अब इस प्रोजेक्ट को करने के लिए आपने बहुत सारे वॉलंटियर्स, टीचर्स, स्पेशल कैंपेनर्स, स्पेशल इंप्लॉइज रखे इसी प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए। लेकिन जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट साइन करने की बारी आई, जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने की बारी आई, तो आपने सब कुछ, सारे के सारे एक्सपेंस आपने सैलरीज एंड वेजेस में ही डाल दिए। तो ऐसे में जो सीएसआर कंपनी है उसको ये लगता है, उसने आप, और मैं एक एग्जांपल और देता हूं, इसी में आपने लगभग 60 लाख रुपए, प्रोजेक्ट की नेचर ऐसी थी कि आपने 1 करोड़ रुपए में से 60 लाख रुपए खर्च कर दिए हैं इन वॉलंटियर्स को स्टाइपेंड देने में, स्पेशल टीचर्स को, कैंपेनर्स को, स्पेशल एम्प्लॉइज को सैलरी बांटी है, जो कि सचमुच में प्रोजेक्ट एक्सपेंस है। और आपके ऑफिस में और भी बाकी लोग बैठे हैं, उनकी भी सैलरी 5 लाख रुपए है। आपने क्या किया है, अपने एम्प्लॉइज की सैलरी, जो आपके एनजीओ में एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ बैठा है, और जो ये इस प्रोजेक्ट पे, इतने बड़े कैंपेन पे जो 60 लाख रुपए खर्च किए हैं, इन सब की सैलरी को आपने केवल सैलरीज एक्सपेंस ही कह दिया। तो इस सीएसआर कंपनी जब आपकी बैलेंस शीट पढ़ती है तो इसे लगता है इसने जो आपको 1 करोड़ रुपए का डोनेशन दिया था, आपने उसमें से 65 लाख रुपए अपने ही एम्प्लॉइज को, अपने रेम्यूनरेशन में ही खपा दिए हैं। इस तरह का कंक्लूजन निकालना, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? इसके लिए हमारे ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ही जिम्मेदार हैं। होना ये चाहिए था, एक तरफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट साइड में 1 करोड़ रुपए की स्पेशल सीएसआर ग्रांट आती, प्रॉफिट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट साइड में इससे जुड़े कॉरस्पॉन्डिंग प्रोजेक्ट एक्सपेंसेस आते 60 लाख रुपए के, और जो आपके ऑफिस में सैलरीज खर्च हुई हैं वो आने चाहिए थे नीचे एज सैलरीज एक्सपेंसेस, स्टाफ सैलरीज। लेकिन केवल एक गलती के कारण आपके ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कुछ और ही कंक्लूजन्स बता रहे हैं। यही गलतियां हम करते हैं। तीसरा पॉइंट, जब भी हम किसी व्यक्ति को डोनेशन देते हैं, जब भी कोई सीएसआर कंपनी आपको डोनेशन देती है, तो वो जानना चाहती है आपके यहां परसेंटेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस कितने हैं, आप दी गई डोनेशन का कितने परसेंट नॉन कोर एक्सपेंसेस में ही खर्च कर देते हैं। इस पॉइंट का पिछले पॉइंट से कहीं ना कहीं डायरेक्ट लिंक है इसका। जितने आपके एनजीओ में एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस की परसेंटेज ज्यादा होगी, उतने ही आपको सीएसआर ग्रांट प्रपोजल्स नहीं मिलेंगे। आपको जो ग्रांट मिलती है, जो सीएसआर फंड्स मिलते हैं, उसको आप अननेसेसरी एक्सपेंस में, अपने आप को ही रेम्यूनरेशन देने में और खर्चे करने में ही लगा देते हैं। हम इसकी एक रेफरेंस फॉरेन डोनेशन, जो एफसीआरए का कानून है, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट से भी ले सकते हैं। जब भी आप एफसीआरए कानून के तहत अगर 100 रुपए की डोनेशन लेते हैं, तो इसका आपको कम से कम 80% अपने मूल उद्देश्यों में ही आपको खर्च करना होता है। यानी कि मैक्सिमम 20% आप खर्च कर सकते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस में, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, लीगल फीस, ऑडिट फीस, स्टाफ सैलरीज, इन सब रेंट्स, इन सब खर्चों में आपको मैक्सिमम खर्च करना होता है केवल 20%। 80% जो आपने डोनेशन ली है एफसीआरए के तहत, वो उन मकसद में यूज होनी चाहिए जिन मकसद के लिए उसे लिया गया है। तो सरकार से एफसीआरए कानून में जो एक टॉलरेंस रेंज दी गई है, इसको आप अपने एनजीओ में एज ए यार्डस्टिक भी इंपोज कर सकते हैं कि जब भी आपको कोई डोनेशन मिलती है तो उसका मैक्सिमम 20% ही आप खर्चे करेंगे बाकी के एक्सपेंस में, और कम से कम 80% खर्चा करेंगे आप अपने मूल उद्देश्यों में। प्रोजेक्ट एक्सपेंस को सही से दिखाएंगे तो आपके ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की जो क्वालिटी है, वो अपने आप, उसके कंक्लूजन्स, जो इन्फ्रेंसेस ड्रॉ हो रहे हैं, वो अपने आप बदल जाएंगे। देखिए, ये जो एक एनजीओ के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, इनको बहुत ही खास अटेंशन के साथ तैयार करने की जरूरत है। एक एनजीओ के ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑन द कैनवस ऑफ, ऑन द फाउंडेशन ऑफ फिलैंथ्रोपी के आधार पर इसको लिखने की, इसको ड्राफ्ट करने की जरूरत है।
जब भी कोई कंपनी, जब भी किसी व्यक्ति को आप अपनी ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दें तो उसको पढ़ के एक कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि जो एनजीओ है, ये अगर समाज में ये एनजीओ ना होता तो जो ये जो चैरिटेबल एक्टिविटीज हो रही हैं, जो लोगों की मदद हो रही है, जो नेक काम हो रहे हैं, शायद ना हो पाते हैं। इस तरह का कॉन्फिडेंस अगर आपके ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इंस्पायर करते हैं टू द रीडर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, तो ये सचमुच में हमारे लिए बहुत ही अच्छा होगा। लेकिन आमतौर पर क्या होता है, आप अपनी ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को लिखते समय किसी कमर्शियल कंपनी के ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को हमने कॉपी पेस्ट कर रखा है, उसमें अननेसेसरी अनवारंटेड आइटम्स आ रही हैं, जिसकी वजह से हमारे ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कुछ अलग ही पिक्चर बयां कर रहे हैं, जिससे आपको बचना है। अगला पॉइंट, आपके ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, अगर आपके एनजीओ में ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के नाम पर केवल 2 ही पेजेस हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट, बस और कुछ नहीं है, इसमें कोई ऑडिटर्स रिपोर्ट नहीं है, नोट्स टू अकाउंट्स के नाम पर कुछ भी नहीं है, एक्टिविटी रिपोर्ट आप बनाते नहीं हैं, फोटोग्राफी आप करते नहीं हैं अपने इवेंट्स की, तो इससे कहीं कोई कॉन्फिडेंस नहीं मिलने वाला है बड़े बड़े डोनर्स को, सीएसआर कंपनियों को। तो आपके ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आइडियली आपको ऑडिटर्स की रिपोर्ट पर बल देना है। ऑडिटर्स रिपोर्ट मस्ट बी अटैच्ड विद द ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आमतौर पर देखा जाता है ट्रस्ट सोसाइटीज के केस में ऑडिटर्स रिपोर्ट इज मिसिंग, विच इज नॉट द गुड प्रैक्टिस एट ऑल। तो इस बार आप ये एंश्योर करेंगे कंप्लीट सेट ऑफ ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट मीन्स ऑडिटर्स रिपोर्ट, बैलेंस शीट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट और रिसिप्ट एंड पेमेंट, वट एवर इट इज, और ढेर सारे नोट्स ऑन अकाउंट्स, बहुत सारे फैक्चुअल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स आपने फॉलो करने हैं कि इस संस्था में रिलेटेड पार्टीज कौन है, संस्था के पास कौन कौन से रजिस्ट्रेशन है, किन अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के आधार पे, किन अकाउंटिंग पॉलिसीज के आधार पे आपके एनजीओ के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ड्रॉ किया जा रहा है, किन किन कानून जो आप पे अप्लाई होते हैं उन सब पे आपने नोट लिखना है कि हम किस तरह से इन लॉ को कंप्लाई कर रहे हैं। और आखिरी में इसी से जुड़ा एक पॉइंट और कि हम अपने ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में गलत फॉर्मेट यूज कर रहे हैं। हम हमारे एनजीओ के ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाते समय जो रेलेवेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, रेलेवेंट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, वो कहीं ना कहीं मिसिंग है, जिसकी वजह से जो कॉन्फिडेंस है, जो ये बड़ी बड़ी कंपनियां चेक कर रही हैं, जो ढूंढ रही हैं आपके ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कि क्या आप सचमुच में उनकी सीएसआर ग्रांट डिजर्व करते हैं। अगर वो आपको ये डोनेशंस दे देंगी तो जो उनका ऑब्जेक्टिव है वो पूरा होगा, या आप इस डोनेशन सीएसआर ग्रांट्स का मिस यूज ही कर देंगे किसी ना किसी और ऑब्जेक्टिव में, किसी ना किसी और मकसद के लिए। तो इस साल 31 मार्च 2023 को खत्म होने वाले फाइनेंशियल ईयर के लिए आप अगर इन 5 पॉइंट्स पर सचमुच में काम करेंगे तो 31 मार्च 2023 के बाद, अब के बाद यहां से आपकी एनजीओ की जो फंडिंग प्रपोजल्स हैं, जो सीएसआर ग्रांट्स के प्रपोजल्स आप अप्लाई करते हैं, जो डोनेशंस के प्रपोजल्स आप कई बार अप्रोच करते हैं, तो इनके पॉजिटिवली मिलने की जो संभावनाएं हैं वो कई गुना हो जाएंगी। तो मैं समझता हूं इस वीडियो के माध्यम से आप अपने एनजीओ की फाइनेंशियल पोजीशंस और किस नजर से आपके एनजीओ को दुनिया, कॉर्पोरेट डोनर्स, सीएसआर कंपनीज देखती हैं, उसे आप चेंज कर पाएंगे। किसी भी और जानकारी के लिए मुझे जरूर लिखें और मुझे बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, ये पॉइंट्स आपको कैसे लगे, क्या आपकी एग्जिस्टिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में सचमुच में ये पॉइंट मिसिंग थे या नहीं, और थे तो आज से ही इसे इंप्रूव कीजिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू।